नमस्कार, मैं हूं स्वतंत्र जैन, पत्रकार टीवी के कैपिटल टॉक में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बजट से अपेक्षाएं। यूनियन बजट आने वाला है और राजस्थान जो एक कारोबारियों का प्रदेश माना जाता है, उद्यमियों का प्रदेश माना जाता है, उसने पिछले कोविड-19 के दौरान बहुत बड़ा संघर्ष देखा है। बहुत बड़ी अपने अपने देखा है, कोविड-19 पे जीत भी देखी है हमने। और फिलहाल अब जब हम कोविड-19 से उबर रहे हैं और बजट आने वाला है, तो वित्त मंत्री ने जो बयान दिया है, वित्त मंत्री ने बयान दिया है कि एक अभूतपूर्व बजट आएगा और उस अभूतपूर्व बजट में राजस्थान को क्या मिलेगा, राजस्थान का उसमें क्या हिस्सा होगा, राजस्थान के कारोबारियों की क्या अपेक्षा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर 3 एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं जसवंत मील जी, जो कि राजस्थान हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ हैं विक्रम जोशी जी। विक्रम जोशी जी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नॉर्थन जोन के मेंटर हैं। हमारे साथ हैं अशोक दूत जी, जो कि राजस्थान चैम्बर के माफ करिए, जयपुर चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं और मार्बल के बड़े कारोबारी हैं। विक्रम जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आपके अशोक दूत जी फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं विक्रम जी आपके पास ही आना चाहूंगा। विक्रम जी, कोविड-19 को आप किस तरह से देखते हैं, कितना संघर्ष रहा और अब आगे क्या उम्मीदें हैं? सर आपकी आवाज म्यूट है, आवाज म्यूट है। जी। नमस्कार। कोविड 19 ने न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी सबको एक बार झंझोड़ दिया है। अगर हम आर्थिक आंकलन को देखें तो अगर जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, टेक्सटाइल का हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, जो राजस्थान जिसके लिए फेमस है, चाहे वो ब्लॉक प्रिंटिंग हो, चाहे टाई एंड डाई हो और कुछ बुनाई है, कशीदा है, उस क्षेत्र में ये कोविड 19 की वजह से काफी कारोबारियों को आ, मुश्किलें झेलनी पड़ी। स्पेशली जो छोटे कारोबारी थे उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया था। और ये एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये जो भी सेक्टर है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, ये लघु उद्योग श्रेणी में आता है और इसमें लोग अपने घरों में बैठ के भी काम कर सकते हैं। राजस्थान खासतौर पे जहां कृषि इतना बड़ा अब हमारे लिए एक स्रोत नहीं है, हाँ, इनकम का, आएगा। वहां हम लोग, वहां लघु उद्योगों ने अपने अपने आप को बचा के रखा इस कोविड 19 में। ये एक बहुत बड़ी बात रही है। और अगर आप जैसे केंद्र सरकार की जो यूनियन बजट आने वाला है, और अगर आप हमसे पूछें कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में हमें क्या अपेक्षा है, तो सबसे पहले तो जो केंद्र सरकार और स्पेशली एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा वेट प्रोसेसिंग जो हम लोग करते हैं, पानी से जो उद्योग में हमारा पानी काम में आता है, प्रदूषण उससे जो होता है, उस पानी के ऊपर अंकुश लगाने के लिए एनजीटी का काफी बड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय है कि हम लोग कभी भी कोई भी पानी जमीन पे नहीं छोड़ सकते। इसके लिए हमें सीईटीपी, जो सेंट्रल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, उनको लगाना पड़ता है। एक बिल्कुल सर, सेंट्रल इस पे हम बात करेंगे। बिल्कुल इस पे हम बात करेंगे। पहले हम अशोक दूत जी हमारे साथ हैं। अशोक जी थोड़ा सा बताएं, कोविड-19 का दौर कैसा गुजरा? मार्बल इंडस्ट्री बेसिकली, जहां तक मैं समझता हूँ, एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो लेबर तो ऐसे में जो है ना ज्यादातर अपने अपने क्षेत्रों में चली गई है। तो उसके बाद से किस तरह संघर्ष है और किस तरह के हालात हैं और क्या अब आपको आगे उम्मीद है? आपकी आवाज म्यूट है सर, आवाज आवाज म्यूट है सर। हाँ जी। जी। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हुई कि जो मार्बल, ग्रेनाइट और डायमेंशनल स्टोन इंडस्ट्री है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि उसको खरीदने के लिए व्यक्ति को पर्सनली मंडी में जाना पड़ता है। और कोविड के बाद, कम होने के बाद भी लोगों को ट्रेवलिंग में डर लग रहा है। फ्लाइट में बैठने में डर लगता है, ट्रेन काफी कम चल रही हैं। तो मंडियों में कस्टमर
ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे पत्थर उद्योग के लिए। लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना का ग्राफ घटता जा रहा है तो कस्टमर आने लगे हैं, फ्लाइट्स भी काफी चालू हो गई है, ट्रेन्स भी चालू हो गई हैं। लेकिन जो पिछले 8 महीने का जो धक्का लगा है उद्योग को, उससे उभरने में अभी फिर टाइम लगेगा। तो अब क्योंकि ग्राहक आएगा तो हमारा माल बिकेगा। फोटो या सैंपल से ये प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता। ओके, तो आगे आपको जो है ना कब तक हालत सामान होने की उम्मीद है? मेरे को लग रहा है कि मार्च के बाद काफी नॉर्मल हो जाएगा। अभी भी अब सेल इंक्रीज हुई है, मंडियों में कस्टमर आने लगे हैं और माल बिकने लगा है। और जो लेबर बाहर के दूसरे स्टेट की लेबर थी वो भी वापस आने लगी है, जिससे उत्पादन भी वापस नॉर्मल हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि मार्च के बाद हमारी स्टोन इंडस्ट्री नॉर्मल हो जानी चाहिए। चलिए, हमारे साथ जसवंत जी हैं। जसवंत जी, थोड़ा सा आप संक्षेप में बताएं कि आपकी भी इंडस्ट्री काफी कुछ लेबर इंटेंसिव है और काफी कुछ डिपेंड करता है कारीगरों के ऊपर का। आपके जो है ना, जो आपके साथ दस्तकार जुड़े हुए हैं, कारीगर जुड़े हुए हैं, तो कोविड-19 के दौरान किस तरह का आपने दौर देखा? और आपको अब बजट आ रहा है, केंद्र का बजट भी आएगा, तो क्या है पूरा हल, किस तरह का हल है? सबसे पहले तो नमस्कार। और आपने कोविड को कहा है तो हम काफी दिनों से इसको भूल से चुके थे। फिर से आपने हमारे वो दुख के तार फिर से छेड़ दिए। बड़ा मुश्किल वक्त था, ईमानदारी से कुछ भी पता नहीं था कि कभी 1 हफ्ते बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया। लेबर जो बैठी है भूखी प्यासी, उसको वहां से यहाँ से पैसे भेज के उनको उनकी रोजी रोटी का इंतजाम भी हम एक्सपोर्टर को करना ही पड़ रहा, व्यापारियों को करना पड़ रहा था। फिर जो ही ये खुला, उस समय ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कत आई, लोगों में भय व्याप्त था। मतलब हम अब तक भी सही मामलों में नॉर्मल नहीं हुए, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जो सेक्टर है ये पूरा का पूरा ही हाथ से, मतलब सारे के सारे, जैसे विक्रम भाई ने बताया कि हम लोग स्मॉल स्केल MSME के अंडर में हैं, और सारे के सारे हथकरघा हाथ से ही होते हैं ये सारे काम, चाहे कपड़े का ले लो या फर्नीचर का ले लो या छोटे उसका ले लो। पर हाँ, अब भगवान की कृपा से अब थोड़ा नॉर्मल होने लगा है। और दूसरी जो समस्या रही, क्योंकि बहुत दिनों तक हमें लोगों को या हमारे जो वर्कर थे उनको हम उनके भरोसे, भगवान के भरोसे या गवर्नमेंट के भरोसे नहीं छोड़ सकते थे। तनख्वाहें भी हमें देनी पड़ी। तो इसकी वजह से सारे के सारे व्यापारी एक, समझ लीजिए कि एक तंगी में है। ऑर्डर्स पूरे नहीं आ रहे, लेकिन हमें हमारे वर्कर का पूरा ख्याल रखना है, वो हमारी फैमिली मेंबर की तरह है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कैश खत्म हो गया। अब व्यापार करने के लिए पूंजी की तकरीबन हर व्यापारी के पास कमी है। हम थोड़े से लकी ऐसे रहे कि यूएस में और यूरोप में जो गवर्नमेंट ने वहां की जो स्कीमें जो अनाउंस की थी, वो फॉर्चुनेटली सही में थी, धरातल पे थी, अपनी तरह नहीं थी। हम बुराई कर रहा हूं मैं सरकार की थोड़ी सी, कि 20 लाख करोड़ पता नहीं कितना बता दिया, लेकिन असल में उतना नहीं आया। वो पता नहीं कैसे कागजों में उलझू के रख दिया। हम व्यापारियों को कोई रिलीफ नहीं मिली। उसमें मिली तो कोई सिक यूनिट वालों के लिए कुछ, कोई 30-35 हजार करोड़ रुपए जो ऑलरेडी बैंकों के खाए बैठे हैं ना, ऐसे लोगों को और दे दिया कि चलो ये आपके लिए दे दिया। लेकिन सिक यूनिट वाले ही तो व्यापारी नहीं है, जो नॉर्मल चल रहे हैं, उनके लिए भी तो गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सोचा गया। राज्य सरकार ठीक कर रही है। ब्याज में जो छूट मिली हुई है इंटरेस्ट सबवेंशन के नाम पे, जो 7%, 5 से लेके 7% तक, वो एक बहुत बड़ी रिलीफ है। हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं राज्य सरकार के। सेंटर से बड़ी उम्मीदें हैं। और इस बार अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोई 10,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया है। हमारे यहाँ स्कीमें होती है स्वतंत्र जी, एक अभी कुछ सालों से चल रही थी MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS। वो अब शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिसंबर तक ही थी, या ज्यादा मार्च तक होगी। इसके बाद वो स्कीम बंद कर दी, जिसमें
हमें एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में कुछ शुरू में तो 7% गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था, फिर 5 घटा के फिर 3 तक आया, लेकिन वो धीरे धीरे वो शायद इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्ट नहीं थी उसकी, इस वजह से उसको गवर्नमेंट को हटाना पड़ रहा है। उसकी जगह एक नई स्कीम इन्होंने लागू की है, दैट इज कॉल्ड RODTED, रोटेट। विक्रम, सुना होगा नाम आपने। सो ये स्कीम अब हम उम्मीद कर रहे हैं, इस स्कीम ये उसको रिप्लेस करेगी। और ड्रॉबैक की तरह, जैसे काफी फेमस वर्ड रहा है ड्रॉबैक, उसको समझ लीजिए गवर्नमेंट हम जो एक्सपोर्ट करते हैं इसके बदले में कुछ पैसा परसेंटेज के तौर पर हमें देती है। वो स्कीम अब इस साल अनाउंस करनी थी। हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि 60-70 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे हम एक्सपोर्ट वालों को सबको फायदा मिलेगा। लेकिन आज बड़ी शॉकिंग सी न्यूज कहीं सुनी थी, कितनी सच है पता नहीं, लेकिन कह रहे 10,000 करोड़ का प्रोविजन उन्होंने कर रखा है। तो वो तो ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। तो उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट कुछ उसमें समय रहते बढ़ावे, ताकि व्यापारी, जिसने, आप विश्वास कीजिए कि सरकार का काम बहुत आसान किया है। इतने सारे हम एक्सपोर्टर्स ने फ्री में फूड बांटना, न केवल हमारे वर्कर का ख्याल रखना, बल्कि हर आदमी ने बढ़ चढ़ गए। किसी ने मास्क बांटे हैं, कोई फूड बांट रहा है, कोई हर तरीके से हम खाली बैठे और क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, हम इस पर बात करेंगे। विक्रम जी, आप बता रहे थे कि जो है ना आपकी इंडस्ट्री में जो समस्याएं हैं वो पानी की, तो उसमें आपको बजट से क्या उम्मीदें हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, टेक्सटाइल की जो राजस्थान जिसके लिए फेमस है, चाहे वो ब्लॉक प्रिंटिंग हो, टाई डाई हो, कशीदाकारी हो, इसमें सब में पानी की हमें लागत लगती है। और पानी की लागत तो अगर हम जो जिस चीज हम रंगाई करते हैं, जो उस पानी को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, स्पेशली जब एनजीटी का हमारे पर एक बहुत बड़ा कड़ा कानून लगाया गया है। अब एनजीटी का ये कहना है कि आप प्रदूषित पानी ऐसे नहीं छोड़ सकते, जो कि सही है। उसका अगर जो सीटीपी से हम उसको ट्रीट करते हैं या पानी को साफ करते हैं, उसका खर्चा बहुत बड़ा होता है। आप देखिए, मैं पिछले 10 साल से एक इंडस्ट्री एसोसिएशन के अंदर एक सीटीपी चला रहा हूं, और उसमें 1 मीटर कपड़े पे हमें कम से कम 4 से 5 रुपए की लागत आती है पानी की। और इस पानी की लागत को हमको अपनी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करना होता है। अगर जैसे तो आपने थोड़ी देर पहले ये लागत तो वर्ल्ड ओवर होती होगी, एक भारत में होती है सिर्फ की जो है ना सभी पे होगी, जहां भी एक तरह काम होते होंगे सब पे लागत आती होगी। मैं आपसे इस मामले में कुछ हद तक सहमत हूं। अगर आप जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल लें, बांग्लादेश का एग्जाम्पल लें, श्रीलंका का एग्जाम्पल लें या नेपाल का एग्जाम्पल लें, तो वहां पे जो भी टेक्सटाइल के उद्योग हैं, वो उनके ऊपर इस तरह की सख्ती नहीं है। तो ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनमें वहां कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत हमसे कम होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई ऑर्डर्स बांग्लादेश चले जाते हैं, और आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी फ्लरिश कर रही है। कारण यह है कि वहां पे एनवायरमेंटल नॉर्म्स के लिए इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, और स्ट्रिक्टनेस इंडिया में होनी भी चाहिए, हम इसके लिए एग्री करते हैं। इससे हमें सरकार से उम्मीद है कि कम से कम हमें इसमें कुछ आर्थिक अनुदान मिलना चाहिए, हम तब कंपीट कर सकेंगे। आप देखिए, बिजली का खर्चा जो सीटीपी को चलाने का होता है, उसमें अगर हमें कोई सब्सिडी मिल जाए, जो कि ऑफ कोर्स राज्य सरकार का ही है, लेकिन हमें आर्थिक अगर मदद ट्रीटमेंट प्लांट चलाने को मिल जाती है, तो वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए सहयोग होगा। अशोक जी, आपको जो है ना बजट आने वाला है, बजट से क्या उम्मीदें हैं कि जो कोविड-19 का संकट है और आपकी इंडस्ट्री की अपेक्षा है, किस तरह की अपेक्षाएं हैं आपकी? सर आवाज म्यूट है, आवाज म्यूट है सर। हाँ जी जी सर। हाँ बताइए, क्या पूछ रहे थे आप? सर, आपकी इंडस्ट्री को बजट से क्या अपेक्षा है, यूनियन बजट से, और जिस तरह की जो चुनौतियां देखी हैं उसके बाद क्या उम्मीदें हैं? सबसे बड़ा जो हमारे लिए ड्रॉबैक है इंडस्ट्री के लिए, वो है जीएसटी। जीएसटी 18% है हमारे मार्बल स्लैब्स, मार्बल ग्रेनाइट स्लैब्स पे। और क्योंकि इतना कंपटीशन होते हुए भी, क्योंकि इंपोर्टेड मार्बल काफी आ रहा है,
तो जो इंडिजिनस मार्बल है उसको बड़ी समस्याएं होती है उसके इंपोर्टेड मार्बल से। काफी साल तक सरकार ने इसको रोक के रखा था, ओजीएल को, इंपोर्टेड मार्बल को ओजीएल में नहीं आने दिया था, लेकिन अब वापस ओजीएल होने से इंपोर्टेड मार्बल बहुत भारी मात्रा में आ रहा है। तो अब 18% जीएसटी देने में सबको बड़ी दिक्कत होती है, और 18 यानी मुश्किल से हम 5 से 7% प्रॉफिट मिलता है एक व्यापारी को, और उस पर जब 18% लगता है तो जब कंज्यूमर मार्बल खरीदने आता है तो उसको ये बड़ा भारी लगता है। शुरू से हम इस चीज की मांग करें, शुरू में तो जब जीएसटी लगा था तो उस पे मार्बल पे 28% इन्होंने कर दिया था, तो हमारे एसोसिएशंस ने सरकार से करके उसको 18 पे लाए। लेकिन हमारी आज भी मांग है कि इसको जीएसटी को 18 से घटाकर कम से कम 12% तो किया जाए। ये इसकी बहुत कॉस्ट बढ़ जाती है इससे। और अब कोरोना के बाद जो क्या हुआ है कि कस्टमर जो कैश फ्लो कम हो गया इंडस्ट्री में, और जो कंज्यूमर हैं उनके पास भी कैश कम हो गया, तो वो परचेजिंग पावर कम होने से मार्बल की सेल काफी इफेक्टेड हुई है। इसलिए हमारा केंद्र सरकार से ये आग्रह है कि जीएसटी कम, इस बजट में मार्बल पे जीएसटी कम किया जाए। बिल्कुल, जीएसटी हालांकि जीएसटी काउंसिल का मुद्दा है, लेकिन बजट में घोषणा तो हो सकती है। जसवंत जी सर, आपकी इंडस्ट्री भी जीएसटी से मुझे लगता है काफी जीएसटी काफी बड़ा 12% 18% जीएसटी है कई नहीं सर, 18% तक दे रहे हैं जीएसटी। तो हमें जीएसटी की कोई बात नहीं, ओके कुछ कम हुए तो ज्यादा ठीक है, लेकिन हमें तो जो जीएसटी का रिफंड मिलने होते हैं ना, क्या एक्सपोर्ट में जीएसटी लागू नहीं है। एक बार हम पे करते हैं, उसके बाद जो ही हमारे शिपिंग बिल दिखाते हैं हमें रियम्बर्स हो जाते हैं, वापस मिल जाते हैं, रिफंड मिल जाता है। पर सवाल ये है कि गवर्नमेंट के हिसाब से तो इनका सरलीकरण कर दिया गया काफी, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें बहुत सारी परेशानियां होती है इसमें। जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा, जैसे हर क्वार्टर के बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को तो पता ही है ना कि जब सारा एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं तो वो आई थिंक एक हफ्ते में आ जाना चाहिए, लेकिन वो नए आके और उसमें भी महीनों लग जाते हैं, तो हमारा ब्याज का लॉस है। पहले ही मैं बता चुका हूं मेरे उसमें बयान में कि हमारे पास कैश नहीं बचा व्यापार करने के लिए, तो उसकी जो एक भरपाई है वो हमारे अपने पैसे को टाइम से अगर गवर्नमेंट देते डिपार्टमेंट देता है तो बहुत बड़ी रिलीफ है हर एक्सपोर्टर के लिए। अब हमें हमारे पैसे के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं, इसका सरलीकरण होना चाहिए, थोड़ा टाइम से टाइम बाउंडेड केस होना चाहिए कि टाइमली वो हमें हमारा रिफंड मिल जाए। और दूसरी चीज ये है कि मैं एक पर्यावरण प्रेमी होने के नाते मेरी ये भी है कि गवर्नमेंट को ये एक ऐसी स्कीम लाए जिसमें हमें हमारा एक्सपोर्ट करने का प्रूफ दिखाने के लिए बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, बहुत सारी फोटोकॉपीज एक बंच के बंच उनको भेजने पड़ते हैं। इससे कागज वेस्ट होता है, इससे समय वेस्ट होता है, इससे कागज जो है वो पेड़ों से बनते हैं, आपको पता है, तो इससे बड़ी समस्या है। तो इसका भी कहीं ना कहीं कोई इजी वे निकाले इसका, हाँ डिजिटल हो जाए, इजी कर देवे उसको कि वो नहीं देना पड़ता है। जो सरकार चाहती भी है, सरकार की जो है ना इस तरह की रुझान भी है। विक्रम जी, आपकी इंडस्ट्री का तो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जीएसटी। आपको सर क्या जीएसटी पे क्या इस मोर्चे पे कहाँ आपको उलझन है, कहाँ शिकायतें हैं? देखिए, जीएसटी में जसवंत जी से सहमत हूं कि ये पेपर वर्क इतना बढ़ गया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि 3-4 साल पहले मेरे पास में सिर्फ 2 अकाउंटेंट काम किया करते थे, मेरे अकाउंट्स को डिपार्टमेंट को देखा करते थे। आज मुझे 3 एक्स्ट्रा अकाउंटेंट रखने पड़ते हैं, सिर्फ जो कि जीएसटी से रिलेटेड और जो पेपर वर्क हमें सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को देना पड़ते हैं। वो पेपर वर्क हमारे लिए इतना बढ़ गया है कि उससे हम इतने ज्यादा उलझ जाते हैं, और एक चीज दूसरी चीज से इतनी इंटरलिंक कर रखी है कि हम लोग को एक बहुत हमारी जो ऊर्जा है जो पेपर वर्क में निकल जाती है। तो सर आप लोग कमोबेश सभी लोग एक तरह के हैंडीक्राफ्ट उद्योग से ही जुड़े हुए हैं, और राजस्थान की सबसे बड़ी पहचान भी हैंडीक्राफ्ट ही है।
तो ओवरऑल अगर आपसे एक एक मांग पूछा जाए कि बजट में ओवरऑल आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को देखते हुए राजस्थान की जो क्षमता है, राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, राजस्थान का जो आर्थिक जिस फ्रंट पे हम खड़े हैं, उसको देखते हुए कहाँ पे आपको लगता है कि क्या अपेक्षा सबसे बड़ी है आप लोगों, एक एक अपेक्षा क्या है? 95% मार्बल का उत्पादन राजस्थान में होता है और माइनिंग डिपार्टमेंट पे जो भी बनती है, कानून बनते हैं, वो राज्य सरकार बनाती है। तो हर साल राज्य सरकार डेड रेंट और रॉयल्टी बढ़ाती जा रही है, जिससे उत्पादन लागत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो केंद्र सरकार के साथ साथ हमारा राज्य सरकार से भी निवेदन है कि मार्बल, क्योंकि अभी मार्बल इतना कंपटीशन, इंपोर्टेड मार्बल के सामने इंडियन मार्बल को बहुत कंपटीशन करना पड़ रहा है। तो इंडियन मार्बल को प्रमोट करने के लिए, और हम नहीं चाहते कि इंडियन मार्बल नहीं बिके और इंपोर्टेड मार्बल बिके, और जो मोदी जी की नीति है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत में अगर भारत का उत्पादन पे अगर दबाव बनता है, बिल्कुल तो नहीं होना चाहिए। जी जसवंत जी, ये मैंने राज्य सरकार की बात की है। आगे अगर आप अलग से जब, क्योंकि केंद्रीय बजट के बाद राज्य सरकार का बजट आएगा, तो जब राज्य सरकार का बजट आए तब भी आप एक ऐसा वेबिनार करिए। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। जसवंत जी, सबसे बड़ी उम्मीद क्या है सर बजट से? सर मुझे बजट से पूरी उम्मीदें हैं। देश वास्तव में ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो हम सारा कुछ देश पे भी नहीं डालना चाहते, लेकिन हम व्यापारियों के एक मंतव्य है कि हमें काम करने के लिए एक अच्छा माहौल मिले, फालतू की जो फॉर्मेलिटीज है ये कम से कम हो, जीएसटी हमारा टाइम से मिले, जो स्कीमें गवर्नमेंट ने मानस बना रखा है कि ड्रॉबैक काटना है या उस स्कीम का नाम बदलना है, वो जल्द से जल्द अनाउंस करे। ये 10,000 20,000 से कुछ नहीं होना, जो असल में जो लगता है 60 70 80 हजार करोड़ रुपए जो लगते हैं उसको दिया जाए। देखिए हम ना कोई सब्सिडी मांग रहे हैं, ना कुछ फ्री का मांग रहे हैं। एक सिंगल विंडो, जो इंडस्ट्रियल लैंड मिले तो वो बहुत आसानी से मिल जाए, कोई कन्वर्जन हो तो बहुत आसानी से हो जाए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। आज सबसे ज्यादा रोजगार जनरेट करने वाला जो इंडस्ट्री है, उसको ऐसे इनके साथ ऐसा सोतेला व्यवहार हो रहा है, ठीक नहीं है। इसकी तरफ देखना चाहिए। हम कुछ नहीं मांग रहे। बिल्कुल, सबसे जो चीजें आपने जो देश प्रदेश का चर्चित व्यक्ति हो या चर्चित मुद्दा, जो बटोरता है सुर्खियां, इन सुर्खियों की पड़ताल जरूरी है। खबर में छिपे पहलुओं आप तक पहुंचाना जरूरी है। जुड़िए देश दुनिया के साथ। 7 संभाग, 33 जिले, 7 करोड़ से ज्यादा आबादी। सुबह की शुरुआत ताजा खबरों के साथ। राजकाज हो या सियासत की बात, शहरों से लेकर गांव की हर वो खबर जिसे जानना है जरूरी। खबर राजस्थान, सिर्फ पत्रिका टीवी पर। फेक न्यूज भी कोरोना की तरह हो रही है फास्ट वायरल। फेक न्यूज के मायाजाल में फंसकर उन्हें अंधाधुंध शेयर किया जा रहा है, जिससे भ्रांतियां फैल रही हैं। सूचना व जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स न्यूज़पेपर है। सही न्यूज पढ़ें। कोरोना से लड़ने के लिए हमारी पूरी टीम वर्क फ्रॉम होम कर रही है, ताकि आप तक पहुंचे प्रामाणिक खबरें। पत्रिका ने केंद्र व राज्य सरकारों के निर्देश अनुरूप प्लांट व कार्यालय को सैनिटाइज करवाया है। यहां तक कि आपके घर अखबार पहुंचाने तक स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। पाठकों की सेहत व सुरक्षा के लिए कोरोना वायरस को लेकर राजस्थान पत्रिका खबरें प्रकाशित कर रहा है। आप निश्चिंत होकर अखबार पढ़ें। विश्वसनीय व प्रामाणिक खबरों के लिए राजस्थान पत्रिका।
यदि आपको या आपके परिवार को पत्रिका की प्रति प्राप्त होने में असुविधा हो रही है तो हेल्पलाइन नंबर 9116262340 पर कार्यालय समय सुबह 11 से 7 बजे तक संपर्क करें। राजस्थान के पूर्वी द्वार से पश्चिम के मरुस्थल तक, गंगानगर के लहलहाते खेतों से माही और बागड़ के बांसवाड़ा तक, रोज नई करवट लेती राजनीति से पग पग नई शक्ल लेती रणनीति तक, हर हलचल, हर समाचार, संस्कृति, धर्म और खेल की खबरों का संसार, मिलेगी राजस्थान को आवाज पत्रिका राजस्थान पर। फेक न्यूज भी कोरोना की तरह हो रही है फास्ट वायरल। फेक न्यूज के मायाजाल में फंसकर उन्हें अंधाधुंध शेयर किया जा रहा है, जिससे भ्रांतियां फैल रही हैं। सूचना व जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स न्यूज़पेपर है। सही न्यूज पढ़ें। कोरोना से लड़ने के लिए हमारी पूरी टीम वर्क फ्रॉम होम कर रही है, ताकि आप तक पहुंचे प्रामाणिक खबरें। पत्रिका ने केंद्र व राज्य सरकारों के निर्देश अनुरूप प्लांट व कार्यालय को सैनिटाइज करवाया है। यहां तक कि आपके घर अखबार पहुंचाने तक स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। पाठकों की सेहत व सुरक्षा के लिए कोरोना वायरस को लेकर राजस्थान पत्रिका खबरें प्रकाशित कर रहा है। आप निश्चिंत होकर अखबार पढ़ें। विश्वसनीय व प्रामाणिक खबरों के लिए राजस्थान पत्रिका। ब्रेक के बाद कैपिटल टॉक चर्चा में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि बजट से राजस्थान के कारोबारियों की क्या उम्मीदें हैं। तो नए ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ नए मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ हैं सुनील जैन जी, जो कि क्रेडाई राजस्थान के प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ हैं अलका बत्रा जी, जो कि फिक्की फिलो की नेशनल कमेटी की मेंबर हैं। हमारे साथ हैं MS राठौर जी, जो कि पर्यावरण विकास अध्ययन संस्थान के निदेशक हैं। हम इन सभी से जानेंगे कि बजट से राजस्थान की क्या अपेक्षा है, राजस्थान के लोगों की जो हालात हैं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की जो हालात हैं, उसमें उसकी सबसे बड़ी जरूरतें क्या हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि बजट से इनकी क्या अपेक्षाएं हैं। आप सभी को लोगों का स्वागत है सर। सबसे पहले चूंकि कोविड-19 ऐसी महामारी है, ऐसी एक चीज है जो कि कहीं ना कहीं पर्यावरण से हमारा जो संतुलन है वो बिगड़ जाने के कारण ही आई है। तो सबसे पहले तो मैं राठौर साहब के पास ही जाऊंगा। राठौर जी, आप पर्यावरण और विकास दोनों चीजों को बैलेंस कैसे किया जाए, इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले सर मुझे ये बताएं कि केंद्र सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि राजस्थान की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी की कमी। अगर पानी की कमी ना हो तो राजस्थान काफी कुछ डेवलप कर सकता है, काफी कुछ जो है ना चीजें यहाँ पे बेहतर हो सकती हैं, और केंद्र सरकार इस दिशा में प्रयास भी कर रही है। जल संसाधन मंत्री भी हमारे राजस्थान से ही है। तो क्या हुआ है अभी तक और आगे क्या उम्मीदें हैं, राठौर जी? तो ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसा ये बजट से पहले ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि हमारी चारों की रिकमेंडेशन बजट में कहीं ना कहीं शामिल होगी। दूसरी बात ये कि ये जो कोविड आया है, इसके कारण जो समस्या उत्पन्न हुई है वो खास तौर से उन राज्यों के लिए बहुत ज्यादा है जहां पहले से बजट डेफिसिट चल रहा था, बहुत घाटे की थी, और राजस्थान उनमें से एक है।
और उसका मेन कारण जो अभी हमने हमारे इंस्टीट्यूट ने 15th फाइनेंस कमीशन को रिपोर्ट बना के दी थी राजस्थान की तरफ से, और उसमें जो रिकमेंडेशन थी और जो हमारा एनालिसिस था उससे ये साफ जाहिर होता है कि राजस्थान में जो वित्तीय घाटा है उसका एक मूल कारण तो हमारे विद्युत विभाग है, जो उसके कारण मेन घाटा है। दूसरा जो हमारे कमिटेड एक्सपेंडिचर्स हैं उसके अंदर जो सैलरीज हैं और जो इंटरेस्ट है, लोन हमने इतने जो ले रखे हैं उसके रीपेमेंट में है, और बाकी कुछ जो है बाकी परसेंटेज है वो है पेंशन। तो ये हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा है, 50% तो सैलरी में ही जाता है और करीब करीब 20 से 25% हमारे इंटरेस्ट पेमेंट करने में जाता है और 20% जाता है पेंशन में। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा ये प्रदेश की रेवेन्यू की स्थिति हो तो, और कोविड ऊपर से आ जाए, तो कोविड आ गया तो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, चाहे वो रिलीफ के समय समझो आप, गरीबों को बचाने के लिए मेडिकल हेल्थ की सारी समस्या है, और अगर हमें राजस्थान के लोगों को बचाना है और साथ के साथ आर्थिक विकास भी करना हो तो बजट कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो सबसे पहला बजट तो ये होगा कि हमारी जो वैक्सीन आ रही है अगर सरकार फ्री दे देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो अच्छा है, नहीं देती है तो ये सरकार पे बोझ आने वाला है, तो सीधा सीधा बजट पे एक प्रोविजन आपको करना ही पड़ेगा चाहे कुछ ही हो। दूसरा रहा कि पानी, जो बात है कि 60% जो बीमारियां हैं पानी जनित है, तो हमारी जो जिसको कहते हैं इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग कब होगा जब हम शुद्ध अच्छा पानी पिएं और सब लोग पिएं, और उसकी जल की उपलब्धता भी हो और उसकी क्वालिटी भी हो और वो 12 महीने भी मिले, मतलब ये सुनिश्चित भी और सबको मिले। ऐसा नहीं हो कि शहरों को मिले गांव में नहीं मिले। और राजस्थान में तो एक बड़ी भारी समस्या है कि बरसात तो कम है ही, लेकिन पानी की उपलब्धता भी वेरी करती है। आधा राजस्थान जो मरु भाग है उसमें तो भूजल तो है, हरा पानी है, ब्रैकिश वाटर है, तो वो एक बड़ी समस्या है। और बाकी जिसमें सारी नदियां भी हैं, 14 की 14 नदियां भी इधर ही हैं और सारा पानी उपलब्धता है, तो वहां कृषि में पानी का उपयोग इतना ज्यादा है कि हमारे ग्राउंड वाटर डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो अब इसमें ड्रिंकिंग फैसिलिटी कैसे दे सकते हैं? अभी हमने बजट को जब एनालाइज किया तो ये देखा कि टोटल जो वाटर सप्लाई में अर्बन सैनिटेशन, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन और हाउसिंग पे जो खर्चा है वो जीडीपी का मात्र 1% है। चलिए, अगर हम वाटर क्वालिटी और राठौर साहब के पास लौटूंगा, 2 मिनट में आपको लौटूंगा। हमारे साथ हैं सुनील जैन जी। सुनील जैन जी क्रेडाई राजस्थान के चेयरमैन है। सर, सबसे अधिक रोजगार देने वाला आपका इंडस्ट्री मानी जाती है और पिछले कोविड के दौरान काफी बड़ा आप लोगों को झटका भी सहना पड़ा। तो पूरी चुनौती को देखते हुए किस तरह की अपेक्षा है आपके बजट से? और जबकि जैसा कि राठौर जी ने बताया कि पानी का संकट है, एक बड़ा संकट है, और तो इन सब हालातों में आपको कहाँ देखते हैं पूरे बजट को? रमेश जी, बहुत आभार पत्रिका पर आपके कि आपने हमको जोड़ा, हमारे पास तो कहने का मौका हमको यहाँ मिला। बेसिकली कोविड के बाद सभी इंडस्ट्री को बहुत झटका लगा है और सभी बहुत प्रॉब्लम में थे। अब रियल एस्टेट धीरे धीरे घर पिक कर रहा है, लेकिन कुछ रियायतें देना, कुछ इन्वेस्टमेंट देना, कुछ इंसेंटिव देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोविड काल के अंदर जो लोग अपने घर के लॉकडाउन में रहे तो उनको घरों की अहमियत तो समझ में आ गई कि घर होना बहुत जरूरी है और घर खुद का होना चाहिए, एक खुले वातावरण में होना चाहिए, क्योंकि काफी लोग रेंटेड हाउसेज में रहते हैं, कंजेस्टेड हाउसेज में रहते हैं, वो सब निकल के बाहर आना चाहते हैं। तो ये एक नीड तो पहले से ही थी, ऐसा नहीं कि कोविड काल ने एक नीड बनाई है, नीड तो ये पहले से ही थी, लेकिन इसका आभास करा दिया कोविड काल ने कि घर एक अपना होना चाहिए। एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी है, फ्यूचर आपके लिए सेफ रहता है, एक पिलर के रूप में काम करता है और इसे जनरेशन इस प्रॉपर्टी को काम में लेती है और आगे आने वाली की पीढ़ियां जो है उसको के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट होता है और बेसिकली खुद अपने एक सुखद वातावरण में रह सकता है, उनके पेरेंट्स उसमें अच्छे से रह सकते हैं, बच्चों की अच्छी ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो घरों की एक नीड तो लोगों को समझ में आ गई है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ बेसिकली डिफरेंशियल होता है कि उसकी आमदनी और कॉस्ट से। कॉस्ट में अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट डेवलपर्स ने तो अपनी कॉस्ट को काफी हद तक गिरा दी है
और सरकार को भी चाहिए कि कुछ रिलीफ दे। जैसे कि यूनियन बजट की बात हो रही है, तो इसमें जैसे हम लोगों का जो मानना है कि रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि बेसिकली रियल एस्टेट एक ऐसा प्रोडक्ट है कि कहने के लिए वो रियल एस्टेट है, लेकिन वो बायर के लिए रियल एस्टेट है, वो हम डेवलपर्स के लिए रियल एस्टेट नहीं है। हम तो उस बिल्डिंग को बनाते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर अपनी इंडस्ट्री को चलाता है, वैसे हम लोग एक साइड पे अपनी बिल्डिंग को बनाते हैं। तो रियल एस्टेट कहने के लिए हमारा बिजनेस रियल एस्टेट का है, लेकिन रियल एस्टेट बायर के लिए है, नॉट फॉर अस। हमारे लिए देखो निर्माण कार्य एक वो बिल्डिंग है जिसमें बनाते हैं, जहाँ पे काफी सारे हम लोग प्रोडक्ट को इकट्ठा करते हैं, डिजाइन करवाते हैं और उसको बनाते हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्री ही है, और इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिलने से इसमें काफी रिलीफ मिल पाएगा। इस पे फंड रेजिंग इजी हो जाएगी। किस तरह की रिलीफ मिलेगी सर? किस तरह की रिलीफ की आपको अपेक्षा है? मतलब इसको इंडस्ट्री का दर्जा देंगे तो आपको फंड रेजिंग अच्छी हो जाएगी, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल पाएंगे, तो बायर को ये सस्ता मिलेगा और प्रोजेक्ट को टाइमली पूरा किया जा सकता है, लिक्विडिटी क्रंच कम हो जाएगा, लिटिगेशन बहुत कम हो जाएंगे, और बायर को अपना घर आशियाना टाइम से मिल जाएगा। तो इंडस्ट्री का दर्जा देना बहुत जरूरी है रियल एस्टेट को। इसमें अड़चन कहाँ है? तो इसमें अड़चन कहाँ है? अड़चन बेसिकली ये है कि सरकार इसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दे रही, इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दे रही है। क्यों नहीं देना है जी? अलग अलग सेक्टर में है, और इस सेक्टर में आने की वजह से इसमें फंड रेजिंग काफी कठिन होती है और इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होती है। तो अगर इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाएगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि रियल एस्टेट को किसमें डालें, तो ये उनकी तरफ से एक पहल होनी चाहिए। इसके अलावा जो जीएसटी का एक मैटर है कि जैसे जीएसटी जब लगा था, तो जीएसटी का एक मॉडल था कि जीएसटी आप जब आगे उसको करोगे तो इनपुट आप टैक्स रेट में मिलेगा। जैसे कोई भी डीलर अगर किसी मैन्युफैक्चरर से कोई सामान खरीदता है तो उस पर जीएसटी देता है, और जब वो आगे बेचता है तो उससे जीएसटी लेता है, यानी कि उस पुरानी जीएसटी को शट ऑफ करता है। तो ये प्रावधान रियल एस्टेट में नहीं दिया गया है। यहाँ पे अगर 5% जीएसटी लगती है तो वो सीधा उस के लिए बाहर है कस्टमर के लिए। और जैसे हम लोग पीछे से जो सीमेंट खरीदते हैं, तो सीमेंट पे जैसे 18% जीएसटी है, ग्रेनाइट पर 28% जीएसटी है, सरिये पर 18% जीएसटी है, ब्रिक्स पे 5% जीएसटी है, तो हमको ओवरऑल 18% जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है, और हमारे बायर को वो कॉस्ट में ऐड हो जाता है, और बायर को भी 5% जीएसटी देनी पड़ती है। यानी कि जो हम लोग इनपुट क्रेडिट पे जो इनपुट जो हमारे मेटेरियल्स है उस पर जो जीएसटी देते हैं, उसको हमारे सेल के रूप में जो जीएसटी देते हैं उसमें शट ऑफ करना चाहिए। और बेसिकली जीएसटी लगाने का जो औचित्य था वो यही था कि आपको ये शट ऑफ करते हुए चलना, एंड यूजर उसको जीएसटी को भुगतेगा। बिल्कुल सुनील जी, आपके पास बिल्कुल सही है, हम आपके पास लौटेंगे। अलका जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। कोविड-19 जो सबसे बड़ा संकट पैदा किया है वो है बेरोजगारी के संकट। तो अब राजस्थान में जो लेबर है, बड़ी मात्रा में लेबर मेरे ख्याल से प्रदेश के बाहर से आती है, तो वो अपने आप गांव चली गई है जी। तो संकट उद्योगों के सामने बड़ा संकट ये भी है कि जो लेबर उनको चाहिए वो लेबर है नहीं। दूसरी बात, जिनको काम चाहिए उनके पास काम नहीं है। तो ये पूरा संकट कैसे सुलझेगा? देखिए, ये जो पिछला साल गया, आई थिंक ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट गया है। और आप जैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो लेबर है वो माइग्रेट कर गई। ज्यादातर अपने पास यूपी और बिहार के बिहारी ज्यादा होते हैं राजस्थान में जो काम करने आते हैं, और वो सब माइग्रेट कर गए। और आप छोटी छोटी चीजों के लिए, चाहे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, जो पहले घर घर में आके काम करा करते थे, वो लोग भी चले गए, क्योंकि उनको 5-6 महीने तक काम नहीं मिला। बेचारों के पास रोजी रोटी नहीं, खाना खाने को पैसे नहीं थे, तो वो अपने गाँव चले गए। और अभी जैसे किसी को फोन भी करे तो वो कहते हैं कि हम तो मैडम जनवरी फरवरी तक वापस नहीं आने वाले हैं, जब तक हालात नहीं सुधर जाते, क्योंकि अभी तक रोजी रोटी का हमारा कुछ पता भी नहीं है। और अपने कई फिल्म स्टार्स ने हेल्प भी की है, आपको पता ही है, टू हेल्प देम टू माइग्रेट टू देयर ओन सिटीज एंड टाउन्स। तो वो अपने अपने गाँव में जो गए हैं। तो लेबर का तो बहुत ही बुरा रहा है। और जैसे अभी सुनील जी कह रहे थे कि आई थिंक जो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो अभी तक व्हाई इट इज नॉट कमिंग इनटू दिस ऑर्गेनाइज नहीं है, एक्चुअली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, क्योंकि इसमें भी लेबर का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने की वजह से शायद आपका इंडस्ट्री में शामिल नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सरकार को आई थिंक सोचना चाहिए और इसको शामिल करना चाहिए। अब लेबर की जहां तक बात है, लेबर माइग्रेट करने से इंडस्ट्रीज जो अब खोलना चाह रही हैं वो इंडस्ट्री भी खोल नहीं पा रही, क्योंकि वो लेबर प्रॉब्लम से जूझ रही है और लेबर काम करने नहीं आ रही है। और गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज बना दिए थे स्वतंत्र जी के, आपको अगर फैक्ट्री खोलनी है तो आपको अपनी लेबर जो वहां पे वर्कर्स काम करते हैं उनको रहने का इंतजाम वहां पे करिए। अब आप एक बताइए कि अगर फैक्ट्री में वर्कर कहाँ से कोई रखेगा, तो वर्कर रहेंगे तो उनके लिए कमरे भी चाहिए, उनके लिए खाना भी चाहिए, उनका सब कुछ चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल है?
ये तो हो गया, लेकिन जो है ना, जो बेरोजगारी संकट खड़ा हुआ है वो कैसे सुलझेगा मैडम? और बेरोजगारी तो देखिए इसी से चेक होगी, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। अगर आज फैक्ट्री खुलेगी तभी तो किसी को रोजगार मिलेगा। अगर फैक्ट्री ही नहीं खुलेगी, आपके लॉज ऐसे बन जाएंगे कि उसमें आप ये भी करिए और वो भी करिए और 10 आप इंडस्ट्रीज के ऊपर आप बाहर डाल दीजिए, तो वो कैसे खोलेंगे फैक्ट्री? फैक्ट्री नहीं खुलेगी तो जो वहां पे काम कर रहे थे वो लोग नौकरी से 2-4 महीने उन लोगों ने सैलरीज दी और उसके बाद हाफ सैलरी कर दी और उसके बाद बिल्कुल ही निकाल दिया। तो बेरोजगारी तो 70% तक बढ़ गई आप। और लोग काम करना चाहते भी हैं, करें भी, लेकिन कुछ लॉज ऐसे नहीं निकले। सरकार की तरफ से कुछ हेल्प देनी चाहिए थी इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कि आपको ये लॉज अगर इसको फॉलो करिए और आप अपनी फैक्ट्रीज खोलिए, आप रिबेट दीजिए। दूसरी बात जो है, एक और चीज जो अभी आई थिंक सुनील जी ने भी छेड़ी, वो है जीएसटी की बात। आप बताइए, जब इनकम ही नहीं रही तो टैक्स कैसे दिया जाएगा? और आपका हर चीज के ऊपर टैक्स, आपको एक टैक्स रिबेट देने की जरूरत है। आई थिंक सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि उनको कुछ ना कुछ टैक्स रिबेट दें, या नहीं तो टैक्स हॉलीडे दें, क्योंकि इनकम नहीं है। मैं जानती हूँ, जैसे अब मैं ही ऑफिस आज 10 महीने से चला रही, तो लॉसेस में चल रहा है मेरा ऑफिस, क्योंकि काम ही नहीं करने के लिए लोग बाग ही नहीं है, लोग बाग रख नहीं रहे हैं। हम चला रहे हैं फिर भी कि चलो पुराने स्टाफ को कैसे निकालें या क्या करें। ये मेरे जैसी ही स्थिति सबके साथ है। तो नौकरियां भी हैं होने के बावजूद मिल नहीं पा रही हैं, कर नहीं पा रही हैं। इसके लिए सरकार को बहुत सोचने की जरूरत है कि केंद्र सरकार से किसी भी तरह से कुछ भी हेल्प लेके छोटे छोटे जो एमएसएमईज जो हैं या एसएमईज हैं, उनको वो लोग कोई ना कोई, ऑल इंडस्ट्रीज, आप उसमें आप कोई भी इंडस्ट्रीज, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, सिर्फ 2 सेक्टर्स इस 2-3 चीजों में चले। ऑफकोर्स एक तो रियल एस्टेट चला और थोड़ा बहुत ऑटोमोबाइल निकला है, क्योंकि लोगों ने अपनी अपनी गाड़ी, लोकल कन्वेंस जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से लोगों ने अपने अपने कन्वेंस निकाले और उनको शुरू किया, तो वो 2 चीजें चली। एज फार एज हाउसिंग इज कंसर्न, अफोर्डेबल हाउसिंग पे भी सरकार को कुछ और ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि लोग अपने घर लेना चाहते हैं, तो अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर वो जाएं तो वो बेटर आता है। सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर मैं सोचती हूँ कि थोड़ा टैक्स पे रिबेट देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बैडली हिट हुई थी वो थी सबसे ज्यादा इज ऑफकोर्स टूरिज्म, जिसके लिए हमारा राजस्थान जो है वो टूरिज्म के लिए जाना जाता है। और लोकल टूरिज्म तो थोड़ा बहुत फिर भी शुरू हुआ, लेकिन आप देखिए फॉरेनर्स तो आ नहीं रहे, जिनसे मैक्सिमम इनकम टूरिज्म को हो रही थी। होटल्स बहुत बुरी तरह से पिटे हुए बैठे हैं, टूर ऑपरेटर्स का बिल्कुल एकदम बिजनेस खराब हो चुका है। तो आई थिंक वी शुड थिंक समथिंग टुवर्ड्स टूरिज्म सेक्टर एज वेल एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। इन दोनों चीजों के लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ इस नए बजट में प्रावधान रखना चाहिए और सर्विस इंडस्ट्री में प्रावधान रखना चाहिए। थोड़ा सा टैक्स के ऊपर भी सोचना चाहिए। अलका जी कह रही हैं कि कोविड के दौरान थोड़ा बहुत जो चला उसमें रियल एस्टेट भी एक है, आईटी और फार्मा और रियल एस्टेट या फिर ऑटोमोबाइल जो ऐसी चीजें हैं जो चली हैं। तो आप फिर क्यों राहत की उम्मीद कर रहे हैं सर? आप तो अच्छा खासा काम कर रहे हैं। नहीं, अलका जी ने ये कहा है कि थोड़ा बहुत चला है, थोड़ा बहुत ही चला है औरों के नस्बत। जैसे अगर टूरिज्म को देखें तो बाकी बहुत पिट गया है, लेकिन उसके नस्बत हम लोग बेटर है एक्चुअली। तो बेटर तो है, लेकिन हम लोग पिछले 5 सालों से परेशान है। जब से डिमोनेशन हुआ था 2016 के बाद से, फिर जीएसटी और रेरा रिफॉर्मेशन हुए और काफी इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन इस दौरान होते आए हैं। तो इस 5 सालों के दौरान जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम झेल रहे थे और काफी बॉटम पे आ गए थे, उस बॉटम से थोड़ा सा ऊपर आए, तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि बेटर हो गया है। लेकिन सर कंक्रीट में बताएं, कंक्रीट में आपकी अपेक्षा क्या है? केंद्र सरकार से एक अपेक्षा अगर आपको कहना हो तो क्या है? जैसे अलका जी ने बताया कि जीएसटी हॉलिडे देना चाहिए उनको। जीएसटी बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे भी जीएसटी लगती है, क्योंकि राज्य सरकार भी 8.8% स्टैंप ड्यूटी लेता है और केंद्र सरकार 5% जीएसटी लेता है, यानी कि 13.8% का टैक्स बाहर को भरना पड़ता है। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसको 13,80,000 रुपये का टैक्स देना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा है। इस 13,80,000 की वजह से काफी लोग जो अपने आशियाना लेना चाहते हैं वो ले नहीं पाते हैं, वो अपने किराए को घरों में अपना गुस्से कर रहे हैं। तो किराए को घर के मतलब ये है कि जो उसकी इनकम है वो उसमें खर्चे में जा रही है। अगर वो घर खरीद लेता है तो घर खरीदने से उसका एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है, एक प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी हो जाती है। और उसके अलावा अभी एट परसेंट देखा जाए तो रियल एस्टेट डेवलपर्स ने अपने प्राइसेस भी काफी कम कर देते हैं और बायर्स के लिए चूज करने के लिए भी बहुत बड़ा एक वास्ट जो है स्टॉक पड़ा हुआ है, वो कहीं भी प्रॉपर्टी को ले सकता है। लेकिन ये टैक्सेशन उसको रोक देता है। जब वो देखता है कि इतना टैक्स देना पड़ेगा तो वो बैक हो जाता है। तो सरकार को चाहिए कि चाहे 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 महीने के लिए टैक्स हॉलिडे दे, जिससे कि एक बार बूम आए और इससे सरकार को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। बहुत बड़ी तादाद में उसको उल्टा फायदा होगा, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जो कि जीडीपी का बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है, मेजर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूटर है, उसके अलावा 320 एंसिलरी इंडस्ट्री इससे थोड़ा चलती है। तो आज 320 इंडस्ट्री को चलाने वाले सेक्टर को आगे लाना चाहिए। केवल एक जगह आपको टैक्स का माफ देना है, जैसे जीएसटी में माफ कर दीजिए,
या स्टैम्प ड्यूटी माफ कर दीजिए। देखिए, एक तरफ तो वो मानते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को मानते हुए स्टैम्प ड्यूटी ले लेते हैं, दूसरी तरफ उसको सर्विस इंडस्ट्री मान लेते हैं, सर्विस इंडस्ट्री मानकर जीएसटी ले लेते हैं। तो ये दो चीजें नहीं चल सकती पैरेलल। एक चीज को बिल्कुल नहीं बंद कर देना चाहिए, और बंद नहीं कर सकती है तो एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए हॉलीडे कर देना चाहिए, और उनको सोचना चाहिए कि इसके पीछे कितने लोग एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है, इसके पीछे कितनी इंडस्ट्री चलने वाली है, और कितनी जीएसटी और कितनी टैक्सेशन उनको उन इंडस्ट्री से मिलने वाली है इंडायरेक्ट रूप के अंदर। तो सरकार अगर एक जगह रिलीफ देती है तो काफी फायदा उसको खुद को भी होने वाला है। बिल्कुल राठौर जी, सरकार ने पिछले दिनों हमने देखा कि जल संसाधन मंत्रालय पर काफी जोर दिया, पानी की योजनाएं भी काफी लाई, कितनी सफलता मिली उनमें और कितना हमें जो है ना बजट से आगे उम्मीद है, थोड़ा संक्षेप में रखें क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, थोड़ा सा कंक्रीट में बताएं सर। में केंद्र सरकार का बहुत बड़ा रोल है, जो हर घर में पानी देने की बात है, तो वो प्रोग्राम राजस्थान में तो अभी तक जितना पैसा आया उसमें से बहुत कम खर्च हुआ है। तो ये एक और है कि अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती भी है तो आपको खर्च करने की क्षमता भी होनी चाहिए, और वो नहीं हो पा रही है। इसी तरह एमएसएमई में या स्टार्टअप्स हैं जितने भी हैं, इन सब में जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है उसको हम खर्च नहीं कर पा रहे। कितना परसेंट खर्च नहीं कर रहे तो कुछ अनुमान है कितना परसेंटेज तो भी नहीं, वो परसेंट नहीं है, लेकिन मैं ये वाटर सेक्टर में कह सकता हूँ कि बहुत कम हुआ है। अगर चाहते तो जैसे जिसके कंपेयर टू अगर उत्तर प्रदेश देखें हम, या बिहार देखें, या अगर मध्य प्रदेश देखें, तो उसमें कहीं ज्यादा हुआ है। हमारे यहाँ वो हुआ नहीं। अब अभियान चलाया है, अभी 2 महीने से, 1 महीने से पिछले महीने चलाया है, स्पेशल सेक्रेटरी को भी लगाया है, और जो चाहते हैं कि वो जल्दी कुछ खर्चा हो तो उसी बढ़ेगा। लेकिन सरकार 2 तरह की, इसमें आप जो अभी मांग कर रहे हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से क्या चाहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के बजट में क्या देखना चाहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से तो हम ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा ग्रांट राजस्थान को स्पेशल केस मानते हुए कुछ ग्रांट बढ़ानी चाहिए, है, क्योंकि यहाँ पर हमारी सारी जो माइनिंग सेक्टर बंद हो गया, टूरिज्म था वो बंद हो गया, तो हमारे पास इनकम के सोर्स नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट को जितना रिलीफ दे सके सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा है, और स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि जो फंड आ रहा है उसको यूटिलाइजेशन अपना बढ़ा दे, और वो यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तब काम होगा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि वाटर सेक्टर में इनिशिएटिव लेने से इमीडिएटली जो इंडस्ट्रीज में भी जैसे हैं, तो वहां पर पानी की बहुत किल्लत है। इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्री है वो शिफ्ट कर रही है बांसवाड़ा की तरफ, अलग अलग जगह पानी नहीं होने के कारण, या तो क्वालिटी ठीक नहीं है और या पानी की उपलब्धता ठीक नहीं है। तो वो उसके लिए भी हमें चाहिए कि ये पानी का जो बजट जो आया सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका उपयोग ठीक से करें। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जो इंडस्ट्री रियल एस्टेट को भी अफेक्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट को भी करता है, वो है अर्बनाइजेशन। धीरे धीरे 20% से अगर 50% तक अर्बनाइजेशन जाने वाला है तो हमें अर्बन डेवलपमेंट बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और उसके लिए इतने फंड्स हैं। तो हमें अभी जिस तरह की जो हमारे अर्बन जो इलेक्शंस हुए हैं जिसमें हमारे चुनाव, निकाय के चुनाव हो रहे हैं, तो इनको रियली फाइनेंशियल फ्रीडम है ही नहीं। अगर इनको फाइनेंशियल फ्रीडम दें और विकास कराएं ढंग से, तो मेरे ख्याल से हमारा अर्बन सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप हो सकता है, और फिर स्टील की डिमांड भी होगी, घरों की डिमांड भी होगी, और सर्विस सेक्टर भी बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से अर्बन डेवलपमेंट। अलका जी, एक अपने मांग बताएं, प्रमुख मांग क्या प्रमुख मांग है? तो प्रमुख मांग यही है कि जो एमएसएमई और एसएमई सेक्टर है, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए स्पेशली कुछ सोचा जाए और उनको कुछ रिबेट दी जाए, सो दैट कि वो फिर से अपने पैरों पे खड़े हो सकें, क्योंकि वो तो बिल्कुल लड़खड़ा के नीचे गिर चुके हैं। और जो फंड्स की बात अभी सर कर रहे थे, वो फंड्स पे भी मैं चाहूंगी कि जो भी अभी तक भी कोविड-19 या लॉकडाउन से पहले जो फंड्स आए थे वो भी अनयूटिलाइज पड़े हुए हैं। जो सरकार सेंटर से फंड्स आते हैं उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होता। आपको पता है निर्भया फंड के बारे में हम कई बार रेज कर चुके। सिर्फ मैं एक निर्भया फंड का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि उसका 88% तक अनयूज्ड पड़ा हुआ है, 10-12% भी हम लोग यूज कर पाए हैं। तो जो फंड्स अगर हम ले रहे हैं तो उसको पूरा प्रॉपर यूज करें और उसका यूटिलाइजेशन सही हाथों से हो। और जो ये निकाय के चुनाव, ये पार्षद की बात कर रहे हैं, उसमें जो फंड्स आते हैं वो फंड्स आई थिंक 70% वेस्ट जाते हैं। उसको हम ढंग से यूज नहीं करते, उसको कोई उल्टी सीधी जगह पे लगा देते हैं। और अर्बन डेवलपमेंट का जो काम है वो हम प्रॉपर पूरा तरीके से टाइम के ऊपर नहीं पूरा कर पाते, तो वो टाइम बाउंड हो और टाइम पे पूरा किया जाए, ये मैं सोचती हूँ। सुनील जी, आपके सेक्टर से बड़ी उम्मीद है पूरे प्रदेश को कि जो है ना, अगर
उद्योग पूरी क्या नाम अर्थव्यवस्था की पहिया घूमेगा तो आपसे ही घूमेगा, क्या उम्मीद है? हाँ बिल्कुल सही संक्षेप बात में है, क्योंकि एग्रीकल्चर की बात भी है, मैक्सिमम जो है जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूटर है। तो अगर इसको अगर अपन टैक्स रिलीफ करते हैं एक मुद्दा सर, क्या सबसे बड़ा क्या अपेक्षा है? एक मुद्दा बस खत्म करेंगे इसके बाद। जीएसटी की बात तो हम कर चुके हैं। इसके अलावा जैसे होम लोन के अंदर भी छूट देनी चाहिए। जो टैक्स रिलीफ है अभी 2 लाख रुपए की टैक्स रिलीफ है, उसको बढ़ा के 5 लाख करना चाहिए, जिससे कि बायर्स अट्रैक्ट हो और घरों में अपने खुद का घर से ना वो लें और उनकी किराए की जो खर्चा वो खत्म हो और अपना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट उनका बने। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमने देखा कि राजस्थान के कारोबारियों को उम्मीद है कि केंद्र का बजट, यूनियन बजट जो आ रहा है, उससे उनकी जो अर्थव्यवस्था कोविड-19 के दौरान बेपटरी हुई है वो पटरी पर लौटेगी, और उन्हें ये भी उम्मीद है कि सरकार के पास जो संसाधन है उनका भी सदुपयोग किया जाए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार, आप जुड़ रहिए पत्रकार टीवी के साथ। फेक न्यूज भी कोरोना की तरह हो रही है